ठीक है, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, देखो आधा रिकॉर्डिंग ही छूट गई 10-15 मिनट की। चलो कोई बात नहीं। तो सर, क्लाइंट के बिहाफ पे पैसा मिला था इस एक पार्टनर को, वो उसने अपने पर्सनल यूज में काम ले लिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया भैया। ठीक है, गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सॉलिसिटर वाज इंटरेस्टेड विद क्लाइंट्स मनी एंड यूज्ड इट फॉर हिज पर्सनल पर्पस। ठीक है। पॉइंट नंबर बी, persistent neglect or refusal by a partner to participate in the conduct of the business of the firm। भाई पार्टनरशिप में आए हो और एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग नहीं हो, तो फर्म में आपको धंधा में अपना समय देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्म में धंधे में समय देना पड़ेगा। परसिस्टेंट नेग्लेक्ट, आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूअसली नेग्लेक्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो कि भैया मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, हाँ हाँ आता हूँ, कल आता हूँ, आज आता हूँ, अभी नोट्स लिख के देता हूँ, कल देता हूँ सर, बस तैयारी है, बस अभी भेजते हैं। परसिस्टेंटली ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर क्या होता है कि सर ग्रुप पे नोट्स भेजोगे अब से। ठीक है। तो परसिस्टेंट मींस कंटिन्यूअस। यदि आपने फर्म के धंधे में काम करना उसे मना कर दिया या फिर नेग्लेक्ट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया, तो फिर सर दिस इज येट अनदर टाइप ऑफ मिसकंडक्ट, जिसके लिए बाकी पार्टनर बोलते हैं ये तो काम करता नहीं है, फर्म को वाइंड अप करो ना यार, खत्म करो। नेक्स्ट, थेफ्ट ऑफ द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट। चोरी कर लिया आपने, बुक्स ऑफ अकाउंट दे ही नहीं रहे हो उनको, कर लो हिसाब। वो बेचारे बैठे हुए हैं कि कब ये दे, कब हम अपना हिसाब करें। ठीक है। थेफ्ट ऑफ द फर्म्स अकाउंट्स बुक्स इज आल्सो वन ऑफ द मिसकंडक्ट। तो ये कुछ तरीके हैं मिसकंडक्ट के। ठीक है। नेक्स्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। बार बार कोई पार्टनर एग्रीमेंट को तोड़े जा रहा है, बार बार अगेन एंड अगेन। परसिस्टेंट कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। पढ़ भाई। The court may also dissolve a firm when a suit is filed against a partner for willful or persistent breach of agreement. However, the willful विलफुल, or एक मिनट, persist विलफुल मतलब या तो जानबूझ के वो एग्रीमेंट तोड़ा है या कंटिन्यूअसली वो एग्रीमेंट तोड़ रहा है, तो बाकी के पार्टनर्स फाइल कर सकते हैं। हाउएवर पर, However, the willful or persistent breach of agreement must be relating to any of the following. हाँ, वन। First, management of the affairs of the firm. Second, the conduct of the business of the firm. देखो ये जो बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहा है, परसिस्टेंटली ब्रीच कर रहा है, जानबूझ के या फिर जानबूझ के नहीं लेकिन कंटिन्यूअसली वो कर ही जा रहा है, रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म, फर्म की किसी काम को लेके या फिर फर्म में बिजनेस से रिलेटेड कोई बात को लेके, यानी इन दो कोर्स से ही रिलेट होना चाहिए वो, इन दो मेन आइटम्स से। यही तो मेन दो होते हैं सर, फर्म के धंधे को लेके और फर्म के मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म को लेके। यदि वो बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहा है या जानबूझ के तोड़ रहा है, तो फिर फर्म कोर्ट में ले जाके वाइंड अप करी जा सकती है। क्या क्या, पहले पढ़ लो, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। कीपिंग एरेनियस अकाउंट्स, गलत अकाउंट्स रख रहे हो और बार बार हमेशा ही गलत रख रहे हो। परसिस्टेंटली नॉट एंटरिंग द रिसीट्स, पैसे आ रहे हैं फर्म के बिहाफ पे, वो आप रिसिप्ट रिसिप्ट सेक्शन में एंटर ही नहीं कर रहे हो, बस लेके और वो पड़े हुए हैं वहीं पर। ठीक है। कंटिन्यूइंग क्वारलिंग बिटवीन द पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग क्वारलिंग चलती जा रही है पार्टनर्स के बीच में। कीपिंग मोर कैश देन अलाउड, जितना फर्म ने सेट कर रखा है उससे ज्यादा कैश ले लेके और अपने पास रख लेते हो। एम्बेजलमेंट, घोटाले करते हो। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ये बीच वाला पैराग्राफ पढ़ गई। Moreover, it will also be deemed to be a willful or persist breach of agreement if the partner conducts himself in the matters relating to the business that is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business in partnership with him. यदि ये भी एक तरीके का विलफुल या कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट माना जाएगा, यदि एक पार्टनर इस तरीके से अपने बिहेव करता है रिलेटिंग टू फर्म्स बिजनेस मैटर्स कि वो दूसरे पार्टनर्स के लिए रीजनेबल नहीं है कि उसके साथ में पार्टनरशिप में धंधा कर सके। वो अपनी अपनी चलाया जा रहा है, अपने हिसाब से काम किए जा रहा है, दूसरे की बातों को महत्व ही नहीं दे रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है कि अब बाकी के पार्टनर्स का उसके साथ में धंधा करने का अब
पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो फिर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट इस बेसिस पे। ये सब एग्जांपल्स हैं, बार बार यार तुम लोग तोड़ रहे हो, जानबूझ के गलत बातें कर रहे हो। नेक्स्ट इज परपेचुअल लॉसेस, पढ़ भाई। When the business of the firm cannot be carried on except at a loss, the court may dissolve the firm on an application by any partner. देखो जब, देखो पार्टनरशिप एट विल होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कंटिन्यूअस लॉस हो रहे हैं और एक भी पार्टनर के मन में आ गया बंद करो इस फर्जीवाड़े को, तो वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देके बंद कर सकते हैं। लेकिन सर या तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन है जिसमें लिखा है अगले 10 साल तक चलानी है, ठीक है। चार पार्टनर्स थे, चारों ने सोचा मुंबई से पुणे अपन बस सर्विस चालू करते हैं, प्राइवेट बस सर्विस। 10 साल की पार्टनरशिप है, 10 साल पहले कोई नहीं निकल पाएगा, ठीक है साहब। 4 साल तक चलाई, चारों साल लॉस खाया और आगे भी समझ में आ गया कि आगे भी लॉस ही खाना पड़ेगा। तो अब ये पार्टनर्स निकलना चाह रहे थे, तीन निकलना चाह रहे थे, एक अड़ गया, नहीं 10 साल तक तुमको साथ रहना पड़ेगा। अरे भैया या तो चारों मान जाते बंद करने को, तब तो बंद हो सकती थी, लेकिन एक अड़ गया। तो बाकी तीन के पास में क्या ऑप्शन है कि सर वैसे तो वाइंड अप नहीं करा सकते क्योंकि अड़ गया, लेकिन सर यहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन अराइज हो रही है कि फर्म जो है वो लॉसेस के बिना कंटिन्यू नहीं कर सकती है, परपेचुअली लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं। जबकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ये है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएटेड थ्रू अ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएटेड थ्रू अ बिजनेस, ठीक है, डन बाय बिजनेस। तो सर उससे जो आ रहा है उससे वो लोग चल सकते, मतलब प्रॉफिट्स होना जरूरी है ना। जब ये बेसिक रीजन ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, प्रॉफिट्स तो बनेंगे ही नहीं, परपेचुअली लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं और आगे भी वही है, तो फिर फर्म को, कोर्ट को फील होता है तो परपेचुअल लॉसेस के नाम पे वो फर्म को वाइंड अप कर सकती है, क्योंकि बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो ये हो गया परपेचुअल लॉसेस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो ये अभी मैंने बस वाला चाहे ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वही कराया आपको, और पहले भी ये करा चुका हूं मैं। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कोई भी कारण जो फर्म, जो कोर्ट को लगता है, सर कौन से, ये तीन में से, ये चार में से, सर तो वो एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में ये आ रहा है, ठीक है, बात समझ गए। तो सर पढ़ो इसको, तो उस बेसिस पे कोर्ट में घुस के वाइंड अप कराया जा सकता है, क्या है, पढ़ भाई। When any partner makes an application for dissolution of the firm or any other ground, and the court think it just and equitable that the firm should be dissolved, following are cases of just and equitable ground. A. फर्स्ट, Deadlock in management. यदि यदि ये चारों पार्टनर्स हैं, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, हो गया डेडलॉक इनके बीच में, कोई चीजें डिसाइड ही नहीं हो रही है, काम हो ही नहीं पा रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट तो तेल लेने चला गया, बहुत दूर की बात हो गई, चारों अलग अलग दिशाओं में भागे जा रहे हैं, डेडलॉक हो गया इनके मैनेजमेंट में। तो फिर इट इज ए जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड की पार्टनरशिप को कोर्ट जो है वो वाइंड अप कर देवे। सेकंड बी, Where the partners are not in talking terms between them. करण फारिया और नितिन ने मिलके एक पार्टनरशिप खोली थी, बाद में दोनों में कट्टी हो गई, कट्टी अब्बा समझते हो ना, कट्टी हो गई, टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं रहे, ठीक है। तो सर डेडलॉक जैसा ही है, तो ये भी एक कारण बन सकता है कि कोर्ट फर्म पार्टनरशिप को, मतलब फर्म को डिसॉल्व कर देवे। थर्ड है लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम या लेयर्स, और फोर्थ है गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यदि किसी पार्टनर ने स्टॉक एक्सचेंज पे जाके गैम्बलिंग कर दी है, तो ये भी एक जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का, इसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि पार्टनरशिप के पैसे से कर ली है तो ये गैम्बलिंग कर लिया यार, ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है कि उसको ले जाके कोर्ट में पार्टनरशिप फॉर्म को वाइंड अप कराया जा सकता है। लॉस ऑफ, लॉस, एक एक सेकेंड, लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम, देखो लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम का मतलब होता है, एक सेकेंड ना, जहां पर जो मेन पर्पस था उस पार्टनरशिप फर्म को बनाने का, वो ही यूज हो गया। जो मेन पर्पस था ना, बनाया तो किसी चीज के लिए था और कर कुछ और रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अब उस
पुराने काम को करना पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी पार्टनर कोर्ट में जाके बोल सकते हैं हम लोग जिस चीज के लिए एक्चुअली इकट्ठे हुए थे वो तो अब हो नहीं रही है, तो इस पार्टनरशिप फॉर्म को वाइंड अप कर दो, हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चार रीजंस हैं जो कि केस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड की। लास्ट जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये तो अपन ने किया हुआ है ना कि सर एक पार्ट, क्या पार्टनरशिप में किसी पार्टनर के हिस्से को ट्रांसफर किया जा सकता है आउटसाइडर को? हाँ सर, जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी इसकी ये भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि स्टार्ट ऐसे करना, म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, इसलिए बिना पार्टनर्स के पूछे करना बेसिकली नहीं करना चाहिए, बट बड़ा बड़ा बट सर जैसे कोई दूसरी प्रॉपर्टी हो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखना। ठीक है, तो लेकिन यदि किसी पार्टनर ने अपना यहाँ पर ये पार्टनरशिप फॉर्म में अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, आउटसाइडर को ट्रांसफर कर दिया है, तो दिस कैन बिकम अ बेसिस कि कोर्ट उस पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन अलाउ कर दे। ये आदमी खुद फाइल नहीं कर सकता, जिसने, वो पार्टनर नहीं फाइल कर सकता डिसोल्यूशन के लिए ऑन दिस बेसिस, जिसने खुद ने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया है, वो इसको बेसिस बना के फॉर्म को खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो dissolution application may be filed by a partner other than the partner who is transferring such interest। आप हक जैसे नहीं मांग सकते रिमेनिंग पार्टनर्स की, अभी यार इसने ट्रांसफर कर दिया तो बंद कर दो, नहीं, हक जैसे नहीं मांग सकते हो। कोर्ट, ये कोर्ट की इच्छा होगी तो हाँ बोलेगा, अदरवाइज ना बोल देगा। नोट पढ़ भाई। The right of a partner to file a suit for dissolution on any of the above seven grounds cannot be excluded by an agreement to the contrary. देखो, कई बार होता है ना, अपन लिख देते हैं जैसे कि अपन डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में अपन एक्सेप्शनल पॉइंट्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डाल देते हैं कि किसी पार्टनर की डेथ होगी तो भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू हो जाएगी, वो वाइंड अप नहीं होगी। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप नहीं होगी, वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपने एक्सक्लूजन्स डाल दिए तो वैसा हो जाएगा, लेकिन आप अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखते हो कि पॉइंट नंबर 1 2 3 या कोई भी ये जो 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें से ये पॉइंट हम एक्सक्लूड करते हैं कि कोई भी पार्टनर इन पॉइंट्स को लेके कोर्ट में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक्सक्लूड कर भी दिया कि अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख भी दिया कि ये पॉइंट्स को लेके कोई भी पार्टनर कोर्ट में डिसोल्यूशन कराने नहीं जाएगा, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल जा सकता है कोर्ट में डिसॉल्व कराने के लिए इन किसी भी 7 पॉइंट्स के बेसिस में। आपने एक्सक्लूड कर भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। द राइट ऑफ अ पार्टनर टू फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑन एनी ऑफ द अबव 7 ग्राउंड्स कैनॉट बी एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट एग्रीमेंट से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ये राइट है, या सातों तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के आपके राइट हैं, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कितना ही लिख लो नहीं है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। नेतन रिबेरियो, रिबेरियो साहब, लिखते ही रहोगे या समझोगे भी, या मेरी तरफ ध्यान भी दोगे सर, या फिर आपकी शक्ल इतनी गंदी हो गई है कि अब हमको पसंद समझा नहीं है? सर। ऐसा है क्या कि शक्ल पसंद नहीं, हम तो नीचे नहीं देख नहीं के लिखते रहेंगे? व्हाट आई सर, मीन, नहीं सर, सुन के ऐसे लिख रहा था। what I mean to say is first pay attention यार, ये लिखने का काम तो बाद का है। क्यों बाद का है? उससे आपका एक 15-20 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा, और सेकंड बार जब करोगे तो, और क्या है, देख के छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाने, अभी इधर ध्यान दो, बाद में सेकंड पॉइंटर पे रिवीजन। तुम लोग ने क्या किया, क्लास में ही चालू हो जाते हैं, पाप कटे हमारे। ठीक है, पाप कट जाने चाहिए, लिख के देना है हमको तो लिख के देना है। ठीक है, ऐसे नहीं करो यार। ठीक है, नींव महक महक भी यही करती रहती है, बस ठगाठग लिखती रहती है क्लास में, बाद में कौन करे सर। नींव भी लिख, नींव तो शुरुआत से ही लिखता था, खैर तो नींव प्रैक्टिस क्या करो, क्लास में क्लास की सुनो, और फिर बाद के 10-15 मिनट में लिख लो। आगे तुम्हारी इच्छा, हर एक का अपना एक पर्सनल तरीका होता है काम करने का, पढ़ने का। मैं भी क्लास में कई बार, कुछ टीचर्स के क्लास में मैं लिखता रहता था, कुछ में मैं बैठ के सुनता था, ये मेरी चॉइस थी। आपकी चॉइस है, मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे। ठीक है, कल से अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। इस पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं पर आते हैं। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आते हैं।
फिर एक टॉपिक आता है पब्लिक नोटिस, बहुत ही धांसू है ये। पब्लिक नोटिस मतलब पब्लिक को इन्फॉर्म करना, कब कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कब कब नहीं इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आपकी, ये तो जस्ट एक समरी टाइप बनाई हुई है, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। तो भैया करना चालू कर दो। ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के मिला के क्वेश्चंस हैं। कितने पेज है? 5 पेज हैं। आंसर दिए हुए हैं, हाँ सर, ऑलमोस्ट बताए हुए हैं, नीचे हर एक के नीचे आंसर भी बताए हुए हैं। करना चालू कर दो अभी से, ताकि 1-2 दिन में जब तक अपन इधर तक पहुंचे, तुमको यहाँ पर आइडिया हो जाए, या किसी को डाउट हो तो वो डाउट के साथ में तैयार रहे। ठीक है, ये सारे 4-5 पेज यहीं पर चालू कर दो। फिर ये करने के बाद में मैं तुमको चैप्टर नंबर 3 का अलग से क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा। तो 2-4 दिन में अपन पार्टनरशिप खत्म करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। ओके भैया, मुकुंद जी, नींद आ रही है आपको? सर आ रही है सर, ये बेचारा काम के बोझ का मारा। ठीक है, चलो आ जाओ। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल।